स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ये बात की जा रही है रिगार्डिंग जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। चाहे आपने डेटा की कलेक्शन क्वेश्चनियर की फॉर्म में की है या आपने एक्सपेरिमेंटल वे के बाद डेटा ऑब्टेन किया है, तो डेटा की आने के क्या चांसेस थे उस हवाले से यहाँ बात की जा रही है। प्रोबेबिलिटी क्या है? द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज प्रोबेबल, द लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग और बीइंग द केस। आप कहते हैं कि ये रिजल्ट आने के, लोगों का ये ओपिनियन आने के, इस तरह का इफेक्ट शो करने की ये पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो चांस है, ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं क्वाइन की, तो अगर आप क्वाइन को टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर हेड आने की, या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अगर आपके पास एक पैकेट है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स के पेन मौजूद है, दो कलर्स के, ब्लैक या फिर ब्लू, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ब्लैक पेन जो है वो पिक करेंगे? क्या चांस है कि आपके हाथ में ब्लैक पेन आएगा? तो आपके डेटा के अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, उसकी जो आने की लाइकलीहुड है, जो उसके आने की प्रोबेबल चांसेस हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं? प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। अब इसमें हमारे पास हम इसकी मेन डेफिनेशंस देखेंगे। मेन जो हमारे पास इसमें टर्म आ जाती है, दैट इज सर्टेन इवेंट। एन इवेंट दैट अकर्स फॉर श्योर इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। यानी जिसके बारे में आपको श्योर है कि ये वैल्यू आ सकती है, वो आपकी कहलाएगी 1। और एन इवेंट दैट डज नॉट अकर एट ऑल इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। जैसे मैं कहूँ कि एट अ टाइम मेरे पास हेड और टेल आ जाएगा, तो ये होना नामुमकिन है। ठीक है। और बाकी जो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो किसी इवेंट की, वो किसके बिटवीन लाई करती हैं? बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी की टाइप्स दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक तो हम देखते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी को मेंशन किस तरह से करते हैं। एवरी इवेंट विल हैव अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपकी किसी भी काम की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है सैंपल स्पेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उसकी सैंपल स्पेस क्या है? हेड या फिर टेल। अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तब आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगी? दोनों के हो सकता है हेड्स आ जाए, एक का हेड दूसरे की टेल, हो सकता है पहले की टेल दूसरे का हेड, या फिर दोनों की क्या आ जाए? टेल्स आ जाए। उसके बाद आ जाता है बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ वेज ए कैन अकर, यानी कोई भी इवेंट कितने उसके प्रोबेबल चांसेस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने अगर एक कॉइन को टॉस किया है, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? दो है, या हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल दो है। और नंबर ऑफ वे ए कैन अकर, यानी हेड के आने का चांस क्या होगा? ए। पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि या हेड आएगा, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ऊपर आपके पास आ जाते हैं चांसेस और नीचे आ जाती है उनकी पॉसिबल आउटकम्स। अब आते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आस्क्स फॉर द लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ मोर देन वन आउटकम। अगर आपके पास किसी काम में एट अ टाइम दो चीजों के एट अ टाइम आने के चांसेस हों, तो फिर उसको आप क्या नाम देंगे? कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे। नेक्स्ट आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज वेयर द अकरेंस ऑफ वन इंडिकेट्स द नॉन अकरेंस ऑफ द अदर। यानी अगर एक हो जाएगा तो इट्स अंडरस्टूड के दूसरा नहीं होगा। यानी अगर आपने कॉइन को टॉस किया और आपके पास हेड आ गया, तो इट्स अंडरस्टूड के टेल नहीं आएगी। तो आपका एक इवेंट जो दूसरे को एक्सक्लूसिव कर देता है, उसको हम नाम देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? अगर हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स अकर हो रहे हैं एंड इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट्स, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। आपने एक मर्तबा जो है वो रोल किया डाइस को और आपके पास आया 2। अब आप दूसरी दफा उसको रोल करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट है कि पहली दफा आपके पास क्या आया था। तो इस तरह के इवेंट्स कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें डिपेंडेंट इवेंट्स। when two events occur, if the outcome of one event affects the outcome of the other, they are called dependent events। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आपकी जो आपने फर्स्ट ट्रायल की, उसी के ऊपर आपका सेकंड ट्रायल, दूसरी आपकी जो आउटकम है वो डिपेंड कर रही है, तो उसको आप नाम देते हैं डिपेंडेंट इवेंट का। उसके बाद आ जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटिंग द
probability of an event given that an other event has already occurred. आपके पास कुछ ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें ये होगा कि हमारे पास, ये भी एक तरह से डिपेंडेंट की ही कैटेगरी है, बट इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो इवेंट्स हैं ए और बी. बी इवेंट तभी टेक प्लेस होगा जब ऑलरेडी ए हो चुका होगा. तो इसको कहते हैं कंडीशनल, कि अगर इफ यानी अगर पहले वाला इवेंट हो चुका होगा देन फिर दूसरे वाला इवेंट अगर टेक प्लेस हो रहा है तो इसको आप नाम देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. कंडीशन यहाँ क्या लगी हुई है, पहले वाले का होना वो होगा तभी दूसरा आपका इवेंट टेक प्लेस होगा. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट. ये क्या है कि एक इवेंट के जो बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट है उसको आप नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए कैन बी स्टेटेड एज दैट which does not contain the occurrence of A. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होगा कि उसके अंदर ए के आने के चांस ही नहीं है, तो ये बिल्कुल उसका क्या कहलाएगा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका ऑपोजिट इवेंट कहलाएगा. नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डाटा इज अ लिस्टिंग और फंक्शन showing all the possible values of the data and how often they occur. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको ये एक्सप्लेन करती है कि आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा का ट्रेंड क्या है, उसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज क्या, कौन सी वैल्यू कितनी दफा आ रही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी का भी आपको यहाँ से पता लगता है. और ये आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स या फिर ग्राफ आप इसको एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ ब्रीफली देख लेते हैं टाइप्स. पहली टाइप हमारे पास आ जाती है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होगा कि आपका जो भी इवेंट है उसके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स होंगी, यस, नो, 1, 0, सक्सेस, फेलियर. इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं होती. अब इसके अंदर जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से बनता है, जिसको देख के आप क्लियरली बता सकते हैं कि सक्सेस की फ्रीक्वेंसी कम रही, फेलियर की फ्रीक्वेंसी, फेलियर का रेशो क्या रहा, ज्यादा रहा. ठीक है, तो ये आपकी आ गई बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें किसी भी इवेंट के बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये वैल्यू होगी या फिर ये होगी, इसके अलावा कोई दरमियान में कोई तीसरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या है कि आपके पास जितनी भी n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं वो सब की सब जो है सेम वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रही हैं. जैसे उन्होंने आपको ये दिया, ए हो गया, बी हो गया, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट है. तो ये क्या है, व्हेन यू रोल अ फेयर डाई द आउटकम्स आर 1 to 6. ठीक है, आप डाइस को रोल करें तो आपके पास 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6. द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग दीज आउटकम्स आर इक्वली. आपके पास इक्वल चांस है कि आपके पास 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, इनके आने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं. तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वी हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या होगा, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वी हैव ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल, where the probability of success and failure is same for all the trials is called a binomial distribution. जैसे आपने पीछे बर्नौली में कहा वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन साथ दूसरी कंडीशन यहाँ क्या दी गई है कि सक्सेस या फेलियर दोनों ट्रायल के जो हैं आने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं. आपकी सारी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होती हैं, सिर्फ आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यस, नो, यानी दो जवाब हो सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ n आइडेंटिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड. The probability of success and failure is same for all trials. हर ट्रायल के अंदर इक्वल चांस होता है कि आपके पास सक्सेस आएगा या फेलियर, यानी आंसर यस में आएगा या फिर नो में आएगा. ये आपके पास उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट दिया गया है. नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम नॉर्मली करते भी हैं ड्रॉ. इट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, जैसे द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड. ठीक है, एक तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है. The curve of the distribution is bell-shaped and symmetrical about the line. The total area under the curve is 1. Exactly half of the values are to the left of the center and the other half to the right. इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपको इक्वल फासले पे जो पीक है वो बिल्कुल मीन वैल्यू पर आ रही हो, और जितना डाटा इसके राइट साइड पर है उतना ही डाटा इसके लेफ्ट साइड पर हो, तो ये कहलाती है आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर मेरा डाटा इस तरह से होता तो ये मेरा यूं करके तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. लेकिन अगर आपके पास मीन वैल्यू के दाईं जानिब जितना डाटा है उतना ही अगर बाईं जानिब है, तो इट मींस कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. नॉर्मली इन विच सेंस के
हाफ डाटा जो है वो मीन वैल्यू, मतलब डाटा बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्कैटर हुआ है, जितनी वैल्यूज अपर एज पर है उतनी ही वैल्यूज लोअर एज पर है, तभी हमारे पास ग्राफ क्या है, एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा आया है। डाटा ऐसा नहीं है कि किसी एक ट्रेंड की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होता है, इसमें भी आपके पास डिस्क्रीट इवेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इवेंट्स तो आपके डिस्क्रीट होते हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस इंटरवल की बात हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है द नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल रिकॉर्डेड एट अ हॉस्पिटल इन अ डे, एक दिन के अंदर नंबर ऑफ थेफ्ट्स रिपोर्टेड इन एन एरिया ऑन अ डे, फिर है नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट अ सैलून इन एन आवर, और फिर है नंबर ऑफ सुसाइड्स रिपोर्टेड इन अ पर्टिकुलर सिटी, और नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर्स एट ईच पेज ऑफ द बुक। तो इसमें देखिए हर एक के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको कोई टाइम स्पेस मेंशन है। तो यही बात है कि इसमें ट्रायल्स, इसमें भी डिस्क्रीट आंसर्स होंगे लेकिन इसमें ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होती हैं। इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, इवेंट्स आर रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल, आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इस दिन में कितनी सुसाइड केसेस आएंगे, कितनी कॉल्स आएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द इंटरवल लेंथ, कितने चांसेस हैं कि प्रिंटिंग एरर्स आएंगे एक पेज पे, वो डिपेंड करता है, यहाँ पर ईच पेज की बात हो रही है, वो डिपेंड करता है प्रिंटिंग एरर के चांसेस पे कि आप कितने पेजेस को कंसीडर कर रहे हो। नंबर ऑफ सुसाइड्स डिपेंड करती है कि आप कितने सिटीज की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स की जो प्रोबेबिलिटी है सैलून में आने की डिपेंड कर रही है, जितना आप इंटरवल बढ़ा देंगे, 2 घंटे बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है जिसमें आपके पास है तो डिस्क्रीट वैल्यूज, बट इसमें आपके पास जो है कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की कहलाएगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम बिटवीन इवेंट्स इन अ पॉइजन पॉइंट प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच इवेंट्स अकर कॉन्टिन्यूसली एंड इंडिपेंडेंटली एट अ कांस्टेंट एवरेज रेट। यानी अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने बात की कि सैलून पे कितने पर्सन आ रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी दैट वाज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के आने के टाइम ड्यूरेशन में कितना फर्क था, किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी कॉल्स आने के टाइम ड्यूरेशन में कितना फर्क था उनके इंटरवल में, उस तरह की जब डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लॉट करेंगे तो इट विल बी नोन एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन।